आज मैं लेकर आया हूँ क्लास नंबर 4 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोग इंट्रो पढ़ लिए थे, टाउन प्लानिंग देख लिए थे और जो डिफरेंसेस इंडस वैली में पाए गए हैं उन डिफरेंसेस को हम किस तरह समझ सकते थे हम वो देखे थे। आज हम शुरू करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से क्राफ्टिंग का काम करते थे। मेजरली वे बीड्स या टेराकोटा के जो आइटम्स बनाए गए हैं, फिगरिंग्स बनाए गए हैं, वो उनको किस तरह से बनाया करते थे और उनको बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते थे, उसके बाद किस तरह के स्टोन यूज़ होंगे और हमें कौन से साइट से मेजरली कौन सा हमें क्राफ्ट मिला है। जैसे कि नागेश्वर साइट है, बालाकोट है, चहुंद्रो है, लोथल है, ये ऐसे मेजरली साइट है जिसको कि इंडस्ट्रियल साइट भी कहा जाता है। यानी जैसे हम जानते हैं कि आज के टाइम पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जो साइट्स होती हैं, जगह होती हैं, वो इंडस्ट्रियल साइट्स कहलाती हैं। एग्जांपल जैसे जमशेदपुर, वहाँ पर टिस्को, इस कारण से जमशेदपुर को हम लोग कहते हैं कि वो एक तरह का इंडस्ट्रियल साइट है। वैसे ही कुछ मेजर साइट्स रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जिसको कि इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू करते हैं टॉपिक आज का। आप देखिए यहाँ ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि जो साइट है मोहनजोदारो, ये ऑलमोस्ट डिवोटेड है किस लिए, फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज़ों को बनाने के लिए, क्राफ्टिंग करने के लिए लगभग डिवोटेड है कौन सा, मोहनजोदारो। हमें यहाँ से क्या मिला है, हमें यहाँ से बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, शील मेकिंग और वेट मेकिंग जैसे हमें यहाँ पर क्राफ्टिंग के काम मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि जो मोहनजोदारो साइट है ये मेजरली इन चीज़ों के लिए भी फेमस था। इसके अलावा हम पढ़े थे कि जो मोहनजोदारो साइट है ग्रेट बाथ के लिए फेमस है, डांसिंग गर्ल के लिए फेमस है। इन सब के अलावा जो बीड मेकिंग का प्रोसेस है ये भी काम मोहनजोदारो में हुआ करता था। देन आगे देखते हैं, आगे समझते हैं कि जो अलग अलग तरह के मटेरियल यानी कि वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ होते थे बीड्स मेकिंग में। जैसे कि अगर बात किया जाए स्टोन में तो कार्नेलियन हो गया, जस्पर हो गया, क्वार्ट्स हो गए, स्टेटाइट हो गए, इन जैसे स्टोन का यूज़ किया जाता था। और कभी कभार जो काफ़ी महंगी पत्थरें होती थी उन सब का भी यूज़ बीड मेकिंग में किया जाता था। देन अगर बात करें मेटल का तो उसमें कॉपर देख रहे हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा चीज़ें भी यूज़ की जाती थी। और हम जानते हैं कि जो हड़प्पा के लोग हैं ये लोग मेटल के बारे में काफ़ी ये नॉलेजेबल थे। और इनसे जो पहले के टाइम है, इनसे पहले के टाइम पे आप टिन का यूज़ देख रहे थे, यानी जो पीरियड था अबाउट द चैल्कोलिथिक, वहाँ पर टिन के बारे में भी नॉलेज हो गया था। यानी जो प्रोसेसिंग हो रहा है मेटल नॉलेज का, जो प्रोसेसिंग हो रहा है मेटलर्जी का, वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इनका यूज़ हड़प्पा के लोगों ने क्राफ्ट प्रोडक्शन में पूरी तरह से किया था। देन जो लोथल साइट है, चहुंद्रो है और धौलावीरा है, 3 साइट है, लोथल, चहुंद्रो, धौलावीरा। ये मेनली फेमस थे किस लिए, मेनली फेमस थे स्पेशलाइज्ड ड्रिल के लिए। ड्रिल क्या होता है, ड्रिल एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि बीड्स, अब देखो बीड्स क्या होते हैं, बीड्स मनके होते हैं जो मेनली गलों में या हाथों में एज अ कंगन के रूप में पहने जाते थे। तो उन बीड्स में, उन मनकों में छेद करने के लिए आप देखते हो कि जो धागा होता है, हमें जो माला होता है, माला के बीच में से धागा को निकाला जाता है। जो जिस जगह से छेद करके माला में से धागा निकालते हैं उसको छेद करने का काम उस समय पर ड्रिलिंग के द्वारा, स्पेशलाइज्ड ड्रिल के द्वारा किया जाता था, जो हमें लोथल, चहुंद्रो और हमें धौलावीरा से चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा जो नागेश्वर है और जो बालाकोट है, नागेश्वर और जो बालाकोट है, हमें यहाँ से सेल ऑब्जेक्ट बनाने वाली चीज़ें मिली हैं। जैसे कि बैंगल्स था, बैंगल्स को बनाने के लिए जिन चीज़ों का हमें यूज़ होता था उन चीज़ों का जो एविडेंस हमें नागेश्वर और हमें बालाकोट से मिलता है। देन देखेंगे जो चीज़ें बिल्कुल फिनिश्ड बन चुकी थी, यानी जो फिनिश्ड गुड्स होते थे उन गुड्स को, एग्जाम्पल कहाँ पर पाए गए फिनिश्ड गुड्स, लाइक लोथल, चहुंद्रो से जो हमें फिनिश्ड गुड्स मिले हैं उन चीज़ों का हड़प्पा मोहनजोदारो में, कहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदारो में एक्सपोर्ट किया जाता था। यानी कि जो मेजर साइट है हड़प्पा और मोहनजोदारो, वहाँ पर क्राफ्टिंग की चीज़ें कैसे पहुँचती थी, तो लोथल, चहुंद्रो, बालाकोट, नागेश्वर, इन सब जगहों चीज़ें बनती थी और बनने के बाद इन चीज़ों को हड़प्पा और मोहनजोदारो में एक्सपोर्ट करते थे।
इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इनलैंड एक्सपोर्ट था या विद इन द कंट्री एक्सपोर्ट था। जब एक्सपोर्ट कंट्री के अंदर ही हो, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट हो, उसे हम लोग विद इन कंट्री एक्सपोर्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सामान बनाया गया है जमशेदपुर में, एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर जो टिस्को कंपनी ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर उसको वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है महाराष्ट्र में, एक्सपोर्ट किया जाता है कर्नाटका में, एक्सपोर्ट किया जाता है बेंगलुरु में फॉर ऑटोमोबाइल्स, तो कह सकते हैं कि विद इन कंट्री एक्सपोर्ट हो रहा है। वही मेन चीज़ें आप देखेंगे कि हड़प्पा और जो मोहनजोदारो में लोथल और चौंतरों से बने हुए चीज़ों का एक्सपोर्टिंग यहाँ पर किया जाता था। देन इसके बाद एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, इसमें पोट्री का फिगर दिया है। पोट्री के ऊपर देखेंगे आप, उसमें ज्योमेट्रिकल शेप में डिज़ाइनिंग भी किया गया है। यानी कि अभी के टाइम पर आप देख रहे हैं कि जो पोट्री है, पोट्री के ऊपर रेड वेयर लगाया जाता था, रेड वेयर पोट्री बनाई जाती थी। फिर उन पोट्री के ऊपर क्या है, जब उन पोट्री के ऊपर ज्योमेट्रिकल शेप में डायग्राम्स भी किए जाते थे। यानी कि इनके पास है, हड़प्पन के लोगों के पास है कॉम्प्लिकेटेड फिगरिंग्स करने का, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा पोट्री बनाने का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इनके पास था। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कि मेथड्स फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स, यानी कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था उसमें मेटल्स को प्रोक्योर करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए कौन कौन से मेथड को अपनाया गया था। जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो खेतरी रीजन है, कहाँ का रीजन है ये, इट इज़ फ्रॉम राजस्थान। जो खेतरी साइट है राजस्थान में है, यहाँ से मेनली कॉपर यानी कि तांबे का जो सोर्स है हमें पाया गया है, और खेतरी रीजन से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के अदर साइट्स में कॉपर का एक्सपोर्ट होता था। देन जो खेतरी रीजन है वो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहा जाता है। अगर मैं मैप में ड्रॉ करूँ और समझाऊँ आपको कि हड़प्पन रीजन में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहाँ पाया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका मेनली जो रीजन है, दिस इज़ कॉल्ड अ राजस्थान रीजन। जो राजस्थान रीजन है यही, इसी को ही गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहा जाता है। यानी कि जो राजस्थान रीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जहाँ पर कालीबंगा पाया गया है, उसी के ही इर्द गिर्द देखेंगे आप साउथ में आएंगे नियर द गुजरात, वहाँ पर नागेश्वर पाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर गणेश्वर जोधपुरा कल्चर पाया गया है। और इस साइड से जो कि नॉन हड़प्पन हमें पोट्री मिला है यहाँ से, और हमें अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं कहाँ से, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर से जो है ये। इसके अलावा जो नागेश्वर और बालाकोट साइट है, हमें यहाँ से सेल मिले हैं। यानी सेल का एक्सपोर्टिंग जो अदर साइट्स में होता था वो नागेश्वर और बालाकोटा से हुआ करता था। देन जो यहाँ के लोग थे, यानी जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के जो लोग होते थे, इन्हेबिटेंट्स लोग, ये लोग हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाइड किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनल वे में किस प्रकार से मटेरियल का एक्सपोर्टिंग होता था वन साइड टू अनदर साइड में। उसके बाद जो साउथ इंडिया है, यहाँ से मेनली गोल्ड का एक्सपोर्ट होता था डिफरेंट साइट्स में। और इसके बाद आप समझेंगे कि ये तो हुआ इंटरनल प्लेसेस कि भारत में कहाँ से इंटरनल किस साइड से एक्सपोर्ट्स होते थे रॉ मटेरियल के, और कहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लाया करते थे। तो अगर बात किया जाए एक्सटर्नल कि इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर हमें कहाँ से एग्जांपल मिले हैं हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स के, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के। क्या हड़प्पन का ट्रेड इंटरनल ट्रेड था, क्या हड़प्पन का ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड था, क्या ये ट्रेड बाय रोड करते थे या ये ट्रेड बाय वाटर क्या करते थे। तो जो पहला एग्जांपल दिया गया है ओमानी कॉपर का, ओमानी कॉपर प्लस में हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। ओमानी कॉपर का जो केमिकल एनालाइज किया गया था और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स का जब केमिकल एनालाइज किया गया था, हमें इसमें निकल के ट्रेस मिले हैं। यानी दोनों ही हमें ऑब्जेक्ट में निकल के ट्रेस मिले हैं। देन देखोगे इसके साथ ही क्या है, इनके ऊपर ब्लैक क्ले का थिक लेयर भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसका कि मेन यूज़ लिक्विड के प्रिवेंटिंग में होता था। यानी कि जो थिक
जो थिक लेयर किया गया है ब्लैक रंग का, वो किस लिए यहाँ इनका यूज़ किया था, तो इनका यूज़ मेनली जो है वो लिक्विड के प्रिवेंटिंग करने के लिए किया जाता था। और इन चीज़ों से क्या है, लिक्विड आइटम का ट्रांसपोर्टेशन भी होता था। देन जो सुमेरियन टेक्स्ट है, हमें सुमेरियन टेक्स्ट में मेलुहा वर्ड का हमें जिक्र यहाँ पर मिला है। जो मेलुहा वर्ड है इसका जो मेनली यूज़ था वो टर्म इंडस के लिए यूज़ किया गया था, यानी सुमेरियन टेक्स्ट में जो मेलुहा वर्ड है वो इंडस के लिए यूज़ किया गया था। इसके अलावा जो इंडस के साइट हैं कौन से, शोरतुघई एंड मुंडिगाग, ये हमें अफगानिस्तान में मिले हैं। इसके बाद हमें सुमेरियन टेक्स्ट में ही 2 इंटरमीडिएट स्टेशन पाए गए हैं, दिलमुन जो कि बहरीन है आज का, और मकान जो है ये आज का मकरान कोस्ट है। यानी कि इन सब से हमें मालूम चलता है कि इनका जो ट्रेडिंग होता था, इनका ट्रेडिंग आउटसाइड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन भी, हड़प्पन साइट्स भी हुआ करता था। इसके बाद हमें मेसोपोटामिया के हमें 2 प्लेस का जिक्र मिलता है, एक का नाम है उर, एक का नाम है उर, एक का नाम है सूसा। ये 2 ऐसे प्लेस हैं जहाँ से हमें मतलब कि मेनली इन जगहों से हमें हड़प्पन सील्स मिले हैं। यानी कि हड़प्पन सील्स हड़प्पन साइट से बाहर मिलना ये इंडिकेटिंग करता है कि हड़प्पा का उन प्लेसेस के साथ में ट्रेडिंग होता था, क्योंकि जब तक ट्रेडिंग नहीं होगा तब तक किसी एक कंट्री का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे कंट्री में नहीं जा सकता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो अगर ट्रेडिंग देखा जाए तो हड़प्पन का ट्रेडिंग इंटरनल भी था और इनका ट्रेडिंग एक्सटर्नल भी होता था। एग्जाम्पल के लिए ओमान से होता था, मेलुहा जो मेसोपोटामिया से होता था, दिलमुन और जो मकान हैं ये मेनली 2 इंटरमीडिएट स्टेशन हुआ करते थे। अब क्वेश्चन ये राइजिंग होता है कि जो ट्रेड है, ट्रेड कैसा था, बाय रोड या बाय वाटर। तो हमें हड़प्पन सील मिला है, उसके ऊपर से हमें एक बोट का हमें सिंबल मिला है और हमें एक सिंबल क्रोकोडाइल का मिला है, जिसके बिहाफ पर ये कहा जाता है कि इनका ट्रेड बाय सी भी, बाय वाटर भी होता था। साथ ही साथ क्या देखेंगे, इनका ट्रेड बाय रोड भी हुआ करता था। तो आज हम पूरा समझ लिए कि किस तरह से क्राफ्ट का प्रोडक्शन होगा और इसके बाद में देन कौन कौन से जगह से मटेरियल को प्रोक्योर किया जाता था और ट्रेडिंग का सिस्टम क्या था, इंटरनल था कि एक्सटर्नल था। हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में अब कि डिक्लाइन क्यों हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्या हुआ और डिक्लाइन होने के पीछे रीज़न क्या। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।